नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अपने चैनल देसी स्टडी के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के क्रम में दूसरा वीडियो, जो कि है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यदि बात करें तो यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, कहाँ कहाँ विस्तृत थी, और यह सभ्यता किन किन क्षेत्रों में व्याप्त थी, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका काल क्या था, इसकी खोज किसने की। तो आज मेरा प्रयास यही रहेगा कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से परिचित कराऊं। तो आइए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस सभ्यता की खोज किसने की, इस सभ्यता का काल कहाँ से कहाँ तक था, इस सभ्यता का नामकरण अथवा अर्थात मतलब इस सभ्यता का नाम किसने दिया या किन लोगों द्वारा दिया गया। उसके बाद आता है हमारा अगला बिंदु, इस सभ्यता का उद्भव कहाँ से हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी। दोस्तों, सबसे पहला हमारा बिंदु आता है इस सभ्यता की खोज किसने की। तो भारत में एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति, जो उस हड़प्पा क्षेत्र का दौरा करने गए थे। और वहाँ उन्हें दौरे के दौरान वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। और इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम उन्होंने जो जानकारी दी, उस समय उन्होंने एक पत्रिका जारी की थी जिसका नाम नैरेटिव ऑफ जर्नी था। चार्ल्स मैसन ने 1826 में इस पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले बताया कि इस क्षेत्र में एक सभ्यता थी। वहीं आगे द्वितीय क्रम में बात करें तो पाकिस्तान से लेकर आगे हमारा द्वितीय क्रम में एक स्थल पड़ता है पाकिस्तान के तट पर, कराची शहर, और ऊपर उत्तर में पड़ता है यहाँ पर लाहौर शहर। इस जगह से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, जिसका नेतृत्व बर्टन बंधुओं को दिया गया था। बर्टन बंधु दो भाई, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों भाई थे और इंजीनियर थे। इन्हीं दोनों के नेतृत्व में यहाँ से यहाँ तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। और जब ये लोग यहाँ पर रेलवे लाइन बिछा रहे थे और वहाँ से खुदाई के दौरान इन्हें कुछ वहाँ से ईंटें प्राप्त हुई, और उन ईंटों का प्रयोग इन्होंने उस रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में कर लिया। जब ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो जब इन्हें वहाँ से ईंटें मिलना प्राप्त हुई खुदाई के दौरान, तो इन्हें यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर कोई भवन या कोई निर्माण कार्य रहा होगा या किन्हीं लोगों की सभ्यता रही होगी। लेकिन यह नहीं ज्ञात कर पाए कि ये किसी सभ्यता का अंग है जो ईंटें हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके बारे में इन्होंने ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास भी नहीं किया और ये ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। उसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम यही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास किया या अध्ययन करने का प्रयास किया, और उस अध्ययन के माध्यम से हमें जानकारी दी। इन्होंने 1853 से लेकर 1856 के मध्य उस हड़प्पा क्षेत्र का दौरा करने गए, और सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में दौरा करते हुए वहाँ उत्खनन के दौरान इन्हें जो भी साक्ष्य मिले, उस साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी। लेकिन उस सभ्यता के बारे में यह विस्तृत जानकारी देने में असफल रहे, और उस सभ्यता के बारे में ये ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप से किसने सफल रूप से जानकारी दी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वो थे हमारे जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक थे। और इन्हीं के नेतृत्व में उस स्थल का दौरा किया गया, और वहाँ ये अपने साथ दो भारतीय ले गए थे, जिनका नाम पहले का दयाराम साहनी और दूसरे व्यक्ति राखाल दास बनर्जी थे। इन दोनों के नेतृत्व में ये उस स्थल का दौरा करने गए, और खुदाई के दौरान इन्हें वहाँ से ऐसे स्थल प्राप्त हुए। और इसी क्रम में जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था वह हड़प्पा था, जो कि दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया, और इसकी खोज उन्होंने वर्ष 1921 में की। उसके बाद जो इसी सभ्यता में जो दूसरा स्थल खोजा गया वह राखाल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया, जो कि मोहनजोदड़ो था, और उसकी खोज उन्होंने 1922 में की। तो इस बिंदुओं के क्रम को हमें याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और
अगर हम लोग रिवीजन के तौर पर इसे देखें तो सर्वप्रथम जो इस सभ्यता की खोज के बारे में सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने बताया वो पहले व्यक्ति हमारे चार्ल्स मैसन थे, जिन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी के माध्यम से इस सभ्यता के बारे में बताया। उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने जानकारी दी इस सभ्यता की, तो बर्टन बंधुओं को उसका श्रेय जाता है। उसके बाद यदि किसी ने आधिकारिक तौर पर इसका जानने का प्रयास किया तो वह हमारे व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1853 से 1856 के मध्य इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी, लेकिन इस सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी देने में वो असफल रहे। और यदि बात करें भारत में किसने सफल रूप से इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी, तो उनका नाम है जॉन मार्शल, जिन्होंने 1921 में इसकी सभ्यता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और सफलता प्राप्त की। वहीं अगला हमारा बिंदु आता है काल। इस सभ्यता का काल क्या था या इस सभ्यता का समय क्या था, तो इसमें इतिहासकारों में या पुरातत्ववेत्ता जो थे जो इस सभ्यता के बारे में जानकारी क्रम से दे रहे थे, उनमें इस सभ्यता के काल को लेकर काफ़ी मतभेद रहा है। क्योंकि इस सभ्यता का जो काल था वह सबसे पहले जिन्होंने इस सभ्यता का काल बताया वह हमारे जॉन मार्शल व्यक्ति, जिन्होंने इस सभ्यता को सबसे पहले जानकारी दी सफल रूप से। तो उन्होंने इसका काल 3250 से 2750 BC बताया। सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का काल जो बताया वह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बताया, क्योंकि हमें इस सभ्यता से कोई भी साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिले हैं और इस सभ्यता की जो भी जानकारी हमें मिलती है वह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। लेकिन यहीं भारतीय इतिहासकारों की अगर बात करें तो आज विश्व में एक पद्धति होती है कार्बन पद्धति, जिसके माध्यम से हम विश्व में किसी भी जीवाश्म का पता लगा सकते हैं या उसकी आयु का पता लगा सकते हैं कि वह कितनी वर्ष पुरानी है या उसका समय क्या रहा होगा। तो इस सब पद्धति के द्वारा जो इतिहासकारों ने इस सभ्यता का काल बताया वह 2350 से 1750 BC बताया। तो इस सभ्यता के काल को लेकर काफ़ी विद्वानों में काफ़ी अलग अलग मतभेद रहे हैं। कहीं आपको बुकों में 2700 से 1750 मिलेगा, कहीं 2400 से 1750 मिलेगा और कहीं इसे 2300 से 1750 BC मिलेगा। तो जो समय इस सभ्यता का सर्वाधिक सर्वमान्य है वह 2300 से 1750 BC रहा है, क्योंकि इसका प्रमाण कार्बन 14 पद्धति के द्वारा दिया गया है और सभी इतिहासकारों ने इस सभ्यता का जो सर्वमान्य समय माना वह 2500 से 1750 BC माना। इसके बाद यदि हम अगले बिंदु पर बात करें नामकरण के बारे में, इस सभ्यता का नाम कैसे दिया गया या इस सभ्यता का नाम कहाँ से आया, तो उस समय विश्व में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी उस सभ्यता में यदि हम बात करें तो जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, जैसे नील नदी की सभ्यता कहा जाता है। वहीं अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता है और या नील नदी चीन की सभ्यता है, उसी प्रकार जो स्थल हमें खुदाई के दौरान जहाँ से मिल रहे थे वहीं पर उनका नामकरण किया जा रहा था। तो इस सभ्यता के बारे में यदि हम बात करें तो इस सभ्यता के जो अधिकतर जो उत्खनन के दौरान हमें स्थल प्राप्त हुए हैं या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह ज़्यादातर सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे हम इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता का नाम दिया। वहीं द्वितीय क्रम में जब इसकी कुछ स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले तो वहाँ से इतिहासकारों में इसको नाम देने की जो परंपरा आई, उन्होंने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम भी दिया। लेकिन यह कुछ ही इतिहासकारों के मध्य चर्चित रहा, लेकिन जो बुकों में सर्वाधिक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए वह सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता होगा। हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा इतिहासकारों में वहाँ पर होड़ मच गई कि इस सभ्यता का नाम कैसे दिया जाए। तो सभी इतिहासकार एक मत पर सर्वसम्मत हुए और उन्होंने कहा कि इस सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल खोजा गया उसी स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम दिया जाए। तो इस सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल खोजा गया वह था हमारा हड़प्पा सभ्यता, जो कि दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया और इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो यह नामकरण के आधार पे हम लोगों ने देखा कि इस सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आगे हमारा अगला बिंदु आता है उद्भव।
इस सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ या इस सभ्यता का जो विकास हुआ वह कहाँ से हुआ, इसमें भी इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद रहा है, क्योंकि कुछ विदेशी इतिहासकार अपना अलग मत देते हैं और कुछ भारतीय इतिहासकार वो अपने हिसाब से इस सभ्यता के बारे में मत देते हैं। विदेशी इतिहासकारों का कहना था कि जैसे यहाँ पर भारत में सिंधु सभ्यता थी और उससे अगर हम आगे थोड़ा पाकिस्तान में आए तो यहाँ पर हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और यहाँ अगर हम नीचे दक्षिण की ओर आएँ तो यहाँ पर अफ्रीका की सभ्यता थी, जहाँ पर मिस्र की सभ्यता थी। तो इसी पाकिस्तान में मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर एक थी सुमेरियन सभ्यता। विदेशी इतिहासकारों का कहना था कि पाकिस्तान के सुमेरियन लोगों ने ही इस सभ्यता में आकर रहने लगे और उन्होंने ही इस सभ्यता का विकास किया, क्योंकि इतिहासकारों ने जो इसका साक्ष्य या आधार बताया वो उन्होंने इसका आधार यह लिया कि सुमेरियन सभ्यता में रहने वाले लोगों के जो आवास थे, मकान थे, या उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली मुद्राएं उस समय लगभग मिलती थी, और उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि इस सभ्यता का विकास सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया। इसका समर्थन करने वाले कई इतिहासकार हैं, जैसे कि व्हीलर है, चाइल्ड है और डी कौशाम्बी आदि हैं। ये सभी विदेशी इतिहासकार हैं और ये सभी सुमेरियन सभ्यता के द्वारा इस सभ्यता की खोज को प्रधानता देते हैं। उसके बाद यदि हम स्थानीय मत के बारे में बात करें तो राखाल दास बनर्जी, जो कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज करते हैं, इनका कहना था कि इस सभ्यता की खोज द्रविड़ द्वारा की गई थी। इस सभ्यता को इन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो इनका कहना यह था कि यह सभ्यता जो सिंधु सभ्यता थी वह विश्व में मौजूद उन सभी प्राचीन सभ्यताओं में, जैसे कि हमारी मिस्र की सभ्यता हो गई या हमारी आ गई सुमेरियन सभ्यता या सिंधु सभ्यता, यह उस समय मौजूद उन सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन थी, और उस समय की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैली सभ्यता हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी। इन्होंने इस बात का खंडन इस प्रकार से किया कि यदि सुमेरियन के द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया तो वह सभ्यता तो पहले से मौजूद थी और उस सभ्यता का क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र से ज़्यादा विस्तृत होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता को मिला लें तो उसके क्षेत्र से भी सिंधु घाटी का क्षेत्र जो था वह काफ़ी विस्तृत था। तो इस बात में भारतीय इतिहासकार सहमत नहीं हुए। और उसके बाद अगला मत आता है टी.एन. रामचंद्रन और लक्ष्मण पुरतनाकर। ये दो भारतीय इतिहासकार थे। इनका कहना था कि इस सभ्यता का जो विकास हुआ या इस सभ्यता का जो उद्भव हुआ वह आर्यों के द्वारा किया गया। लेकिन इनके भी मतों को ज़्यादा इतिहासकारों ने समर्थन नहीं किया, क्योंकि आर्य बाद के आए थे और सिंधु घाटी सभ्यता पहले हो चुकी थी। अगर आर्य बाद के आए थे तो यदि आर्यों ने इस सभ्यता की खोज की तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें खुदाई के स्थल के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं वह पक्की ईंटों के मिले हैं। वहाँ के जो भवन थे पक्के थे, उनका सुव्यवस्थितकरण नगरों का बहुत अच्छा था। लेकिन जो आर्य रहते थे वह कच्चे मकानों में रहते थे। तो यदि कोई अगर सिंधु घाटी सभ्यों के द्वारा खोजी गई सभ्यता थी तो वह कच्चे मकानों में क्यों रहेगा जाकर। तो इसलिए इस प्रकार सभी इतिहासकार इस मत पर सर्वसम्मत नहीं हुए और भारतीय इतिहासकारों के द्वारा सबसे ज़्यादा राखाल दास बनर्जी के मत को समर्थन प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसके बाद हमारा इसी क्रम में अगला बिंदु है विशेषता, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस विशेषता के क्रम में हमारा पहला बिंदु जो है वह नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता के बारे में यदि बात करें तो इस सभ्यता के अंतर्गत हमें जो खुदाई स्थल से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनसे पता लगता है कि उस समय जो सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ के जो भवन थे वह पक्की ईंटों से निर्मित थे। वहाँ की नालियाँ जो होती थी वह पटी होती थी। सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी और सुव्यवस्थित थी, और जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इनके जो भवन होते थे वह एक दूसरे से व्यवस्थित ढंग से बने हुए होते थे। तो हमें इनके साक्ष्यों द्वारा पता लगता है कि उस समय लोगों को नगरीय सभ्यता का ज्ञान था और लोग नगरों में एक दूसरे के साथ काफ़ी शांतिप्रिय व्यवस्था को संचालित कर रहे थे। उसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों, इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, तो इसका कारण यह है कि आदि ऐतिहासिक तक आते आते मनुष्य ने
या उस समय के मानव ने कांसे की खोज कर ली थी। कांसा एक ऐसी धातु होती है जो तांबा और टीन के मिश्रण से बनाई जाती है, और उस सभ्यता के स्थल से हमें या खुदाई के दौरान पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं या उनके कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं या कुछ भी चीज़ें धातुएँ जो मिली हैं, उनमें कांसे का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला है। तो इसलिए हम लोग इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है आदि ऐतिहासिक। इस सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि आदि ऐतिहासिक सभ्यता इस सभ्यता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोगों ने कल इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि हमने भारतीय इतिहास को, हम लोग प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, जो कि हमारा पहला था हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था हमारा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वह पूरी की पूरी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है, और आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक और साक्ष्यिक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। तो हमें इस सभ्यता के स्थल से जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों मिले हैं। लेकिन इस सभ्यता के साहित्यिक स्रोतों को पढ़ने में जानकारी अभी सफलता हमें नहीं मिल पाई है, और हमें जो भी इसकी जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। तो इसलिए हमें इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। आगे हमारा अगला बिंदु आता है शांतिप्रिय सभ्यता। दोस्तों, इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग शांतिप्रिय सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें खुदाई के दौरान पुरातात्विक साक्ष्यों से कोई भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जैसे कि किसी प्रकार के हथियार रहे हों या किसी प्रकार की चीज़ें रही हों जिससे हमें पता लगता है कि उस समय का जो नगरों में रहने वाले व्यक्ति थे, युद्ध में संलिप्त रहते थे, उनकी किसी भी प्रकार की युद्ध नीति नहीं होती थी और वह नगरों में शांतिप्रिय व्यवस्था का संचालन कर रहे थे। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यह एक शांतिप्रिय सभ्यता है। उसके बाद आता है हमारा व्यापार प्रधान। विशेषता के अंतर्गत जो पॉइंट अगला हमारा बिंदु है व्यापार प्रधान। तो इस सभ्यता का जो आर्थिक विकास होता था वह पूरे के पूरे व्यापार के ऊपर निर्भर था, जैसे कि कृषि हो गया, या लोग उस सभ्यता में रहने वाले लोग व्यापार के माध्यम से अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे। और व्यापार के बारे में यदि बात करें तो हमें गुजरात के पास लोथल और रंगपुर जैसे स्थल प्राप्त हुए हैं जहां से बंदरगाहों के साक्ष्य मिले हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसका जो व्यापार था वह विदेशों तक और आंतरिक दोनों प्रकार के व्यापार होता था। और बंदरगाहों के साक्ष्य मिलने से पता चलता है कि इस सभ्यता का या इस नगर में रहने वाले लोगों का व्यापार मध्य एशिया और अफ्रीका के देशों से भी होता था। तो व्यापार के तौर पर इस सभ्यता का विकास काफ़ी विस्तृत था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें विस्तृत सभ्यता के बारे में, जो कि हमारा अगला बिंदु है, विस्तृत सभ्यता के बारे में यदि हम बात करें तो यह सभ्यता उन सभी प्राचीन सभ्यताओं में सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। विस्तृत क्षेत्र की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा है कि बुकों में कि इस सभ्यता का जो क्षेत्र था उन सभी सभ्यताओं में सभी से सबसे ज़्यादा विस्तृत रहा है। तो इसे हम लोग विस्तृत सभ्यता के अंतर्गत देख सकते हैं। आगे हमारे 4 बिंदु और हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु हमारा राजनीतिक। तो उस समय राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में यदि चर्चा करें तो राजनीति में सामंत वर्ग या व्यापारिक वर्ग की काफ़ी प्रधानता रहती थी। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसकी राजनीतिक सभ्यता काफ़ी सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होती थी। आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था उस समय व्यापार प्रधान थी, और यहाँ के जो लोग अपना अर्थव्यवस्था चलाते थे या शासन व्यवस्था जो भी चलती थी वह व्यापार प्रधान थी। यहाँ के लोग कृषि पर, व्यापार के माध्यम से या दस्तकारी में दक्षता के माध्यम से, इन सभी चीज़ों से उस समय की अर्थव्यवस्था चलाते थे, और उस समय की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित थी। आगे अगले बिंदु पर यदि हम लोग बात करें सामाजिक बिंदु, जो कि इस अगला बिंदु है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में यदि बात करें तो यहाँ का समाज काफ़ी शांतिप्रिय था और समाज 2 भागों में हम विभाजित था, जैसे कि हमने पहले बताया। और समाज 2 वर्गों में पहला जो हमारा समाज था वह उच्च वर्ग था और नीचे जो दूसरा समाज था वह निम्न वर्ग था।
उच्च वर्ग में हमारे शासक वर्ग निवास करते थे, वहाँ व्यापारी वर्गों की काफ़ी प्रधानता रहती थी, और नीचे हमारे जो निम्न श्रेणी के लोग रहते थे, जैसे कि हमारे श्रमिक हो गए, मजदूर हो गए, कारीगर हो गए, इस प्रकार के लोग निम्न वर्ग में रहते थे। तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि या सिंधु घाटी सभ्यता का समाज काफ़ी शांतिप्रिय था और 2 वर्गों में विभाजित था। वहीं अगर हम लोग सांस्कृतिक सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता में सांस्कृतिक सभ्यता में लोगों को उस समय की लिपि का, कला का ज्ञान था, और वहाँ से जो हमें स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं उससे पता लगता है कि वहाँ के लोग धार्मिक व्यवस्था में काफ़ी विश्वास रखते थे, और धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत जो स्नानागार मिले हैं उसका प्रयोग सूर्य पूजा आदि चीज़ों में होता था। तो हम लोगों ने आज खोज के माध्यम से, काल के माध्यम से, नामकरण, उद्भव और विशेषता, इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास किया। और यदि हम लोग विस्तार के बारे में बात करें तो इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसकी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।